उदय इंडिया डिजिटल के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्यामा शर्मा नाग। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर से जुड़ी। ज्ञानवापी मंदिर मामले में वाराणसी की अदालत ने इस विवाद को सुनवाई के लायक माना है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की थी, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने पांचों महिला हिंदू पक्षकारों की बात मानते हुए मामले को सुनवाई की योग्य माना है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, ये हिंदू पक्ष की जीत है। ये ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है और हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की निवासी 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा करने का आदेश देने वाली याचिका दायर की थी। इसको पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसके बाद पिछले मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार दिया था और इस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन मगर मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दूध से जुड़ा व्यापार भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत समेत दुनिया भर के डेयरी से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा है कि विश्व के अन्य विकसित देशों से भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोटेक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत में 8 करोड़ से अधिक परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। डेयरी सहकारी समितियां देश के 2 लाख गांव से उत्पाद एकत्र करती हैं। उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का 70% सीधे किसानों को जाता है। हमारे डेयरी क्षेत्र की विशिष्टता में से एक नारी शक्ति है, जो कुल कार्यबल का 70% योगदान करती है। पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं, जिसे पशु आधार का नाम दिया गया है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति की। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत फैलाने का माध्यम बन गई है। कांग्रेस नेताओं ने
इस यात्रा के दौरान आरएसएस का जलता हुआ निक्कर दिखाया है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस की निक्कर में आग लगी तस्वीर शेयर कर की है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा बताया है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने सुबह वेलियानी जंक्शन से पदयात्रा शुरू की। रविवार को नेमोम में पहले दिन की यात्रा समाप्त होने पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल सभी का सम्मान करता है और खुद को कभी विभाजित नहीं होने देता और ना ही नफरत फैलाने देता है। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी। ये यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और 150 दिन में तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा के दौरान देश के 22 शहरों में रैलियां करने का कार्यक्रम है। और अगली खबर एनसीपी नेता शरद पवार के कुनबे में पड़ी फूट की। दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बागी तेवर दिखा दिए। अजित पवार ने जयंत पाटिल का नाम वक्ता के तौर पर बुलाए जाने के ऐलान के साथ ही मंच छोड़ दिया। उन्होंने जयंत पाटिल के बाद बोलना शुरू किया था, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। मंच पर शरद पवार की मौजूदगी में अजित पवार के इस रुख को बगावत का संकेत माना जा रहा है। पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा की थी कि शरद पवार के समापन भाषण से पहले अजित पवार संबोधित करेंगे, लेकिन वह मंच से ऐसे उठे कि फिर लौटे ही नहीं। मंच से कहा गया कि अजित पवार टॉयलेट में हैं, लेकिन काफी देर बाद जब वे लौटे भी तो शरद पवार का समापन भाषण चल रहा था। खास बात यह है कि अजित पवार जब मंच से उठकर गए थे तो उस वक्त उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की थी। शरद पवार के भतीजे ने इस रुख को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। नाराज अजित पवार को मनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को दी गई है। अजित पवार पहले भी बगावत कर चुके हैं। साल 2019 में तो वह बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ भी ले चुके थे। और अगली खबर विदेश मंत्रालय से जुड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के युवराज से मुलाकात की है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का लिखित संदेश सौंपा है। इस दौरान उन्होंने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति से भी अवगत कराया। जयशंकर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बंद करने के लिए शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। विदेश मंत्री के रूप में वह सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा है। उन्होंने रविवार को जिद्दा में सऊदी युवराज से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और उन्हें प्रगाढ़ बनाने के अवसरों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही नवीनतम क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। और अब बात चावल निर्यात से जुड़ी। निर्यात पर बैन के बाद देश भर के बंदरगाहों पर 10 लाख टन चावल की खेप फंस गई है, क्योंकि आयातकों ने 20% शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया है। सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम बनाया गया है कि भारतीय चावल को विदेशी बाजार में भेजने पर 20% अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा, लेकिन आयातकों ने यह शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 10 लाख टन पोर्ट पर ही चावल फंस गए हैं।
भारतीय चावल निर्यातक संगठन का कहना है कि सरकार ने तो तत्काल प्रभाव से शुल्क हटा दिया, लेकिन खरीदारी इसके लिए तैयार नहीं थे। फिलहाल हमने चावल का लदान रोक दिया है। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश भारत के रोक लगाने के बाद अब पड़ोसी देशों सहित दुनिया भर के चावल आयातक देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत ने ये रोक मानसून की बारिश कम होने और घरेलू बाजार में सप्लाई में कमी को रोकने के लिए लगाई है। और अब एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1200 से अधिक मिले उपहारों की नीलामी की जाएगी। इससे मिलने वाला पैसा नमामि गंगे परियोजना के लिए दिया जाएगा। इस नीलामी में कोई भी शामिल होकर इन उपहारों को खरीद सकता है। इन उपहारों का दाम 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की श्रेणी में रखा गया है। नेताओं, खिलाड़ियों व विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1200 से अधिक उपहार दिए गए हैं, जिनकी नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर अद्वैत गडनायक ने बताया है कि पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी सरकारी वेबसाइट के जरिए की जाएगी। इन उपहारों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपहार में दी गई रानी कमलापति की एक मूर्ति, भगवान हनुमान की मूर्ति शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उपहार के रूप में दी गई एक सूर्य पेंटिंग को भी नीलाम किया जाएगा। नीलामी की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा दिया गया एक त्रिशूल शामिल है। इसके साथ ही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल को भी इस नीलामी में शामिल किया गया है। और अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के एक डॉक्टर ने अपने मरीज की जान बचाने के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, क्योंकि उनकी कार जाम में फंस गई थी, जिसके निकलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। इसी वजह से डॉक्टर साहब ने अस्पताल पहुंचने के लिए पैदल दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने फोन से वीडियो भी बनाया है। डॉक्टर को सर्जरी के लिए जल्दी पहुंचना था। उनका नाम गोविंद नंद कुमार है। डॉक्टर को कनिंघम रोड से सरजापुर के मणिपाल अस्पताल पहुंचना था, लेकिन वह जाम में फंस गए थे। उन्होंने गूगल मैप चेक किया तो पाया कि जाम के चलते अस्पताल में 45 मिनट और लगेंगे, जिसके बाद डॉक्टर ने कार और ड्राइवर को छोड़कर दौड़ लगा दी, क्योंकि मरीज पहले से ही सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंच चुका था और अन्य मरीज भी डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। अगली खबर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी। हरियाणा बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि फैमिली मेंबर चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। उन्होंने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उनकी बेटी और परिजनों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले में गोवा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर सीबीआई जांच कराने की मांग करूंगा। गोवा के एक रेस्टोरेंट में 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में गोवा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई शुरू की थी। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनके परिजनों का आरोप था कि ये सामान्य मौत नहीं है। सोनाली की मौत को पहले हार्ट अटैक बताया गया था। और अगली खबर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मौत से जुड़ी। ब्रिटेन महारानी के निधन के साथ ऑस्ट्रेलिया में गणतंत्र की मांग तेज हो गई है। स्वर्गीय एलिजाबेथ ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
कई अन्य देशों की भी राष्ट्राध्यक्ष थी। ऑस्ट्रेलिया उन्हीं देशों में से एक है। ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा है और यहाँ का प्रधानमंत्री पहले ब्रिटेन की महारानी की मंजूरी से नियुक्त होता था। ऑस्ट्रेलिया के $5 के करेंसी नोट पर अब तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर होती थी, लेकिन वे नोट अब हटाए जाएंगे और उनकी जगह नए नोट लेंगे जिन पर महाराज चार्ल्स की तस्वीर होगी। ऑस्ट्रेलिया में महारानी के निधन के बाद एक के बाद एक फिर बहस ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को शाही परिवार की अधीनता छोड़ गणतंत्र बन जाना चाहिए। और अब बात अमेरिका में भारतीय समुदाय पर हमले से जुड़ी। वॉशिंगटन में हाल में घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने का विरोध हो रहा है। भारतीय अमेरिकों ने टाइम्स स्क्वायर पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन के सहयोग से किया गया था। इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों ने जो बाइडेन प्रशासन और अन्य राज्य सरकारों से ऐसे मामलों के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह किया। समुदाय के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क और अमेरिका के अन्य शहरों में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हाल में हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त की। पीड़ितों और लोगों की जान की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सभी नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया और प्रार्थना की गई। इस सभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल भी पहुंचे थे। उन्होंने घृणा अपराधों और आतंकवाद के खिलाफ सतर्क रहने तथा सद्भाव और अहिंसा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपदेश है। उदय इंडिया डिजिटल के हिंदी बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।